हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी के उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 30 एमसीक्यूज किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यानी 30 एमसीक्यू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बात करें तो वो होगा क्या, समष्टि अर्थशास्त्र का। डन। तो चलिए, बहुत अच्छा अच्छा सवाल करने वाले हैं। अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना, शेयर नहीं रुकना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो में एक लाइक करते चलना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं किस किस तरह का सवाल है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 30 एमसीक्यू करेंगे मैक्रो का, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का। आप लोगों का जो पेपर होने वाला 18 और 20 फरवरी को, किसका, इकोनॉमिक्स का। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखता है कि अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है इंग्लिश सेंटर मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मींस सूक्ष्म यानी कि नैरो, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, इनमें से कोई नहीं, या फिर व्यापक मतलब ब्रॉड। तो सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्या, ब्रॉड। डन। तो यानी व्यापक। आगे, जीडीपी की गणना की किस विधि में अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जैक 2024 का सवाल है। तो सिर्फ और सिर्फ किसमें, उत्पाद विधि में, यानी कि प्रोडक्ट मेथड में शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है। विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, आय एवं रोजगार सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर पर मुद्रास्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्र का सिद्धांत, उपयुक्त सभी यानी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। डन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, किस वर्ष अच्छा जीडीपी लिखा गया है, सॉरी डीजीपी लिखा गया, जीडीपी होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई ना। किस वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन अ ईयर। जैक आर्ट्स 2023 का सवाल है। इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्रयुक्त कार की बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूज्ड कार। आगे, फिर से जैक आर्ट्स 2023 का सवाल। निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। देखो बाबू, इसमें जो है ना बच्चा, मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, इनमें से सभी, यानी मेथड ऑफ वैल्यू एडिशन, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल ऑफ दिस सारा मेथड से ही जीडीपी की गणना की जा सकती है। लेकिन कन्वर्ट करने के बाद, यानी डिप्रिसिएशन लगाएंगे, चेंज इन स्टॉक लगाएंगे, फिर आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, ये सब सारा कुछ करने के बाद हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोई बोले कि डायरेक्ट जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो सही उत्तर होना चाहिए इसका, वो होगा एक्सपेंडिचर मेथड, यानी व्यय विधि। क्योंकि इसमें नहीं बोला है कि बाय कन्वर्जन। अगर सवाल ये पूछता कि निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है परिवर्तित करने के बाद, यानी परिवर्तन करेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जीडीपी का गणना करेंगे, तो सारे में टिक मारते। लेकिन ये सिर्फ डायरेक्ट सवाल पूछा है कि जीडीपी का गणना कैसे करेंगे, तो मेरे हिसाब से जीडीपी की गणना जो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम वाला आप लोग का फॉर्मूला है, उससे डायरेक्ट कैलकुलेट होता है क्या जीडीपी। ये वाला है ना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इससे डायरेक्ट कैलकुलेट होता है जीडीपी, और वो मेरा व्यय विधि होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड होता है। डन। तो आगे, इन विच टाइप ऑफ गुड्स देयर इज नो राइवलरी इन कंजम्पशन, यानी किस प्रकार की वस्तु के उपभोग में प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। सार्वजनिक वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, प्राकृतिक वस्तु, या निजी वस्तु, यानी कि पब्लिक गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, नेचुरल गुड्स, या प्राइवेट गुड्स। तो पब्लिक गुड्स में क्या होता है, कोई भी प्रतिद्वंदिता नहीं होती, यानी सार्वजनिक वस्तु में नहीं होती है क्या, राइवलरी इन कंजम्पशन। देखो जैक आर्ट्स 2023 का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, अब साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे रूठ गए होंगे, तो उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, देखो तुम लोग का भी सवाल आ गया भैया। नहीं होता है ना कि चार पांच गो सर आप आठ साठ साठ कर रहे हैं, हम लोग को भी इज्जत दीजिए, दे दिए इज्जत, लो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है, जरा सा बताइएगा। हम आप लोग से एक सवाल पूछते हैं, जीएनपी और एनएनपी से पूछा है ना। देखो, दो संभावना बनेगा, एक बनेगा जीएनपी इक्वल टू एनएनपी, ठीक है। और हमको हमेशा देखना किधर से होता है, राइट से लेफ्ट देखना होता है जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, राइट से लेफ्ट देखना पड़ता है जब हम कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुनो।
अब जो एन है ना, ये पहला वाला एन, ये क्या होता है, पहला वाला एन मतलब नेट, और जी मतलब ग्रॉस। तो सर नेट हमेशा छोटा होता है ग्रॉस से, यानी ग्रॉस बड़ा है। तो अगर हमको लेफ्ट से राइट देखना है, यानी कि छोटा से बड़ा करना है, तो कोई भी चीज अगर छोटा से बड़ा करेंगे तो उसमें हम लोग चीज, कोई भी चीज जोड़ते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, हो जोड़ते हैं ना, हो हाँ। और एन और जी के बीच में क्या आता है मेरा, डेप्रिसिएशन आता है। एक तो संभावना ये बनेगा कि सर ऐसा हो सकता है क्या, कि इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी जीएनपी एमपी इक्वल टू क्या, एनएनपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और एक संभावना क्या होगा कि अगर एनएनपी को पहले लिखा जाए और जीएनपी को बाद में लिखा जाए तो फिर क्या हो जाएगा बताओ तो, एक सेकंड, अगर क्या बोले, एनएनपी को पहले लिखा जाए जीएनपी को बाद में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस डिप्रिसिएशन। यानी एक बार होगा जीएनपी बराबर एनएनपी प्लस डिप्रिसिएशन, ये मिल सकता है, या फिर एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो जरा देखना, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, अब आगे देखने का जरूरत है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। और देख लो, जीएनपी बराबर एनएनपी प्लस डिप्रिसिएशन है, देखो एनएनपी माइनस डिप्रिसिएशन है, जीएनपी बराबर नहीं हो सकता है। और जीएनपी बराबर जीडीपी तो दूर दूर तक नहीं है, और ये भी चला गया, ठीक है, यानी ये ऑप्शन दो में से होगा, दो में से होगा ना। हाँ, अब देखो, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी प्लस डिप्रिसिएशन नहीं हो सकता है, माइनस डिप्रिसिएशन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डन। तो चलिए आगे क्या है, फिर से देखो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, साइंस कॉमर्स का है। स्टॉक शेयर का एक उदाहरण है, स्टॉक शेयर का क्या उदाहरण है, देखो स्टॉक यानी स्टॉक वेरिएबल, हम एक चीज बता रहे, ध्यान से सुनना आराम से, ठीक है। दो वेरिएबल होता है, एक होता है स्टॉक और एक होता है मेरा फ्लो। तो जो मेरा फ्लो वेरिएबल होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज को हम एक पीरियड में मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या होता है आपका, स्टॉक वेरिएबल में कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। डन। तो हाँ, तो देखो एक बात बताते हैं, कोई भी चीज को अगर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं तो वो कहलाएगा मेरा स्टॉक वेरिएबल, और कोई भी चीज को अगर हम पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं तो वो मेरा कहलाएगा फ्लो वेरिएबल। डन। तो हाँ, तो एक चीज बताओ, स्टॉक वेरिएबल में कोई टाइम डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, स्टॉक वेरिएबल में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, तो टाइम डायमेंशन होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है ना, समझ गया ना। और लेकिन फ्लो वेरिएबल में क्या होगा बताओ तो, फ्लो वेरिएबल में टाइम डायमेंशन होगा। हम आपको इसीलिए इतना बता रहे हैं क्योंकि आप लोग का सवाल आ सकता है सब्जेक्टिव में, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें बोलता है कि कौन सा एग्जाम्पल है किसका, स्टॉक का, यही ना पूछा गया, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल इज। तो ध्यान से सुनना, स्टॉक वेरिएबल में देखो क्या क्या आता है, आपका मनी आ सकता है, ठीक है, वेल्थ आ सकता है, ये सब आ सकता है, ठीक है। लेकिन देखो इनकम, इनकम जो है वो फ्लो वेरिएबल में आता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर भी आपका फ्लो वेरिएबल में आता है, और इन्फ्लेशन भी आपका फ्लो वेरिएबल में ही आता है, यानी मेरे हिसाब से जो सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा, कैपिटल यानी पूंजी। चलिए आगे, फिर से देखो साइंस और कॉमर्स 2023 का सवाल है, टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है, डबल काउंटिंग, दोहरा गणना, ठीक है, डबल काउंटिंग, दोहरी गणना। आगे इसमें क्या है, जीडीपी और एनडीपी का निकालना है। तो जीडीपी और एनडीपी देखो, अगर जीडीपी पहले लिखे, अगर मान लो कि जीडीपी पहले लिखे बराबर क्या लिखेंगे, एनडीपी। तो सर एन है छोटा, जी है बड़ा, छोटा से बड़ा करेंगे तो प्लस डिप्रिसिएशन। आप सर ढूंढिए, जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन, जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन, देखो ऑप्शन सी है, जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन, जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन, ठीक है। हाँ चलो, अच्छा एक मिनट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी, देखो इसमें ये भी क्वेश्चन है, देखो ये ऑप्शन ये भी है, देखो एनडीपी इक्वल टू जीडीपी, बताओ माइनस डिप्रिसिएशन, है ना, ये भी तो है ऑप्शन, दो दो ऑप्शन दे दिया है, एक दिया है एन से जी करेंगे तो प्लस डिप्रिसिएशन, ठीक है, और जी से एन करेंगे तो माइनस डिप्रिसिएशन, दोनों ऑप्शन दे दिया है, यानी ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है ना।
अच्छा कोई ना, देखो तुम लोग को डबल ऑप्शन नहीं देगा, टेंशन मत लो, ठीक है। डबल ऑप्शन देगा भी तो फिर भी अटेम्प्ट करके आइएगा, मार्क्स मिलेगा उसका, ठीक। तो हाँ चलो आगे। निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय से निश्चित बिंदु से होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल से रिलेटेड टू सेट अ पॉइंट ऑफ टाइम। देखो पॉइंट ऑफ टाइम बताए तो क्या होगा, स्टॉक होगा, नहीं कमोडिटी होगा, नहीं फ्लो होगा। हाँ फ्लो होता कब होता है, जब अगर हमको पीरियड बोलता तो, ठीक है। लेकिन पीरियड तो बोला नहीं है सर, सिर्फ बोला निश्चित बिंदु पर, तो स्टॉक ही होगा, स्टॉक चर। डन। तो आगे देखो क्या है। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर स्थापित होता है जहां इन केनेशियन व्यू पॉइंट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन एडी इक्वल टू एएस, यानी कि सामूहिक मांग जो बराबर होगा किसके, सामूहिक पूर्ति के। उसके बाद ऑन विच फैक्टर कीनेशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स, कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रभावपूर्ण मांग यानी इफेक्टिव डिमांड पे, ठीक है। आगे, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु केप द लॉ? जेबी से ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे, जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? तो जीएम किन्स। और साल याद रखना 1936 में यह किताब आया था, और किनके द्वारा लिखा गया था? जीएम किन्स यानी जॉन मेनार्ड किन्स। डन। तो आगे 14 नंबर सवाल, किनेसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में से कौन है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमाइनिंग द फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इन कमिन किनेसियन व्यू पॉइंट? सामूहिक मांग यानी एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद, किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, 0.2 है, तो गुणांक का मान कितना होगा? देखो अगर के गुणांक होता है, के बराबर 1/MPS होता है, ठीक है, तो 1/0.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 2 5 10, यानी के का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। के का मान कितना? 5। के का मान कितना? 5। आगे, मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्र बैंक का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र बैंक एक एजेंट बनता है, बैंक ऑफ बैंक यानी बैंकों का बैंक, नोट जारी करता है यानी इशूइंग करेंसी, ऑल ऑफ दिस। तो सर ऑल ऑफ दिस। उसके बाद 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया? इन द डिमोनेटाइजेशन डन इन 2016 विद डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी वे टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन। जैक 2023 का आर्ट्स वाले बच्चों का सवाल है, 500 और 1000, ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं। 8 नवंबर 2016 को हुआ था, दिन था मंगलवार, रात को 8 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका सूचना दिया था। आगे, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? जैक आर्ट्स 2023 का सवाल, इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता के दायरे संयोग का, अरे दोहरे होगा, ठीक है, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आगे, व्हेन वाज वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका स्थापना, अच्छा ठीक है, चलो ये तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दो, ठीक है, कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखो जैक 2023 आर्ट्स वाले बच्चों का सवाल है, तो ऐसा नहीं कॉमर्स वाले बच्चे, साइंस वाले बच्चे, सब बच्चे कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि आर्ट्स का सवाल है तो आर्ट्स वाले बच्चे ही कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो सबसे पहले उत्तर देगा और करेक्ट उत्तर देगा उसका कमेंट पिन कर देंगे, ठीक है। चलो आगे, क्या लिखता है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करती है? यानी डैश फॉर्मुलेट्स द मनी मॉनेटरी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो वो करती है कौन? केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। डन। तो आगे, आगे क्या है? विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट का कंपोनेंट कौन सा है? बजट प्राप्ति, बजट व्यय, या बजट एक्सपेंडिचर, या दोनों? तो दोनों। उसके बाद, डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय अ पर्सन ऑन होम इट इज लीगली इम्पोज्ड, किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। यानी प्रत्यक्ष कर वो कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वो कानूनी तौर पर लगाया जाता है। उसके बाद, किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है? इन विच टाइप ऑफ बजट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन इट्स इनकम, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो सर डेफिसिट बजट होगा, घाटे का बजट होगा। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट, कौन सा रेवेन्यू रिसीट नहीं है? तो ऋणों की वसूली, यानी कौन सा राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो ऋणों की वसूली यानी रिकवरी ऑफ लोन्स। देन आफ्टर, बजट हो सकता है, बजट में इंक्लूड क्या क्या? आगम घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट, वित्तीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा होता है फिजिकल डेफिसिट, है ना, हाँ, और प्रारंभिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर कैन बी डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है? तो नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, अगर इंक्रीज कर दे सीआरआर को। उसके बाद जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्ति के द्वारा होता है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहा जाता है? When the foreign exchange rate of a country is determined by market forces, then what is the type of exchange rate called? Floating exchange rate। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसमें होगा फॉरेन ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वस्तु का आयात। उसके बाद भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से कौन दृश्य मद है? तो दृश्य मद सभी है, मशीन भी है, सीमेंट भी है, क्लोथ भी है। उसके बाद व्यापार संतुलन का अर्थ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, देखो साइंस और कॉमर्स का 2023 वाले बच्चों का सवाल है, वो होगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद है द रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू जो कि मेरे को लगा आप लोगों को करवाना चाहिए और मैंने आप लोगों को करवाया भी। अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर।